डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 7 में आज का हमारा ये 7वां लेक्चर है। हम देख रहे हैं मगरिबी तनकीद और इसमें हम आज जायज़ा लेंगे अरस्तु के मुतालिक। निसाब आपकी स्क्रीन पर। पहले लेक्चर में हमने तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत ये आपके सामने पेश किया था। दूसरे सेशन में तज़किरों की तनकीदी अहमियत, तीसरे में अरबी शेरियात, चौथे में फ़ारसी शेरियात, पाँचवें में संस्कृत शेरियात, छठे में हमने मगरबी तसव्वुर तनकीद का आगाज़ किया था और अफलातून का मुताला किया था। आज का हमारा ये 7वां सेशन है जिसमें हम अरस्तु और लॉन्जाइनस के हवाले से मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि बेस्ड है यूनान के मुमताज़ फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर और माहिर मंतिक अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल कहा जाता है। आपको मैंने पहले सेशन में बताया था कि सुकरात के शागिर्द का नाम है अफलातून, अफलातून के शागिर्द का नाम है अरस्तु। अफलातून के नज़रियात को हमने काफ़ी तफसील के साथ आपके सामने पेश किया था जब हमने अफलातून पर गुफ्तगू की थी। आपको तकरीबन 1 घंटे के सेशन में हमने ये बताने की कोशिश की थी कि अफलातून शायरी को विजदानी कैफियत तस्वुर करता है। अफलातून ने एक मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया और उस रियासत से शायरों को ख़ारिज कर दिया। अफलातून ये तस्वुर करता है कि शायरी के ज़रिए से अखलाक को निखारने, सजाने और संवारने का काम होना चाहिए। अफलातून ने नक़्ल का नज़रिया पेश किया और नक़्ल के नज़रिए के लिए उसने मेज़ और बड़ी की मिसाल पेश की थी। तफसील के साथ ये चीज़ें हम बता चुके हैं कि किस तरीके से अफलातून ने शायरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है: बयानिया शायरी, ड्रामाई शायरी और रज़मिया शायरी। जिसमें से ड्रामाई शायरी और रज़मिया शायरी के हवाले से अफलातून के नज़रियात जो कि मनफ़ी है, उन दोनों के हवाले से वो हमने देखे थे। मनफ़ी इस एतबार से कि ड्रामाई शायरी में निस्वानी किरदारों के ऊपर आपने कटाश लगाने की कोशिश की है। रज़मिया शायरी से कौम को जो नुकसान पहुँचेगा उसके ख़दशात का इजहार किया है। अब आज हम देखने वाले हैं अरस्तु को। अरस्तु अफलातून का शागिर्द ज़रूर है, लेकिन अरस्तु ने अपने उस्ताद अफलातून के नज़रियात से इख्तिलाफ़ किए है। लेकिन इख्तिलाफ़ करने का जो तरीक़ा कार है अरस्तु का, वो बेहद उम्दा, बेहद मुमताज़ और बेमिसाल है। उसे आप एक के बाद दीगरे स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे। अरस्तु यूनान का मुमताज़ फ़लसफ़ी है, मुफ़क्किर है और माहिर मंतिक है। और आपके जहन को और भी ज़्यादा तक़वियत मिली अफलातून जैसे उस्ताद की वजह से। सिकंदर आज़म का नाम आपने सुन रखा है। सिकंदर आज़म ने अरस्तु की शागिर्दी इख्तियार की और यह अरस्तु ही का कमाल है कि सिकंदर को आपने सिकंदर आज़म बनाया। अब ज़माना कौन सा है? अब अफलातून का जो ज़माना था, हमने देखा कब्ल मसीह का ज़माना था। उसके फ़ौरन बाद का जो ज़माना है वो अरस्तु का ज़माना है, अफलातून का शागिर्द है। लेकिन शायरी के हवाले से भी और ड्रामे के हवाले से भी अपने उस्ताद अफलातून से इख्तिलाफ़ राय रखता है। लेकिन चूँकि आप पढ़ रहे हैं तनकीद निगारी और उन अहबाब को पढ़ रहे हैं जिन्होंने फ़लसफ़े की बुनियाद को मजबूत किया है, तो इख्तिलाफ़ भी किया है तो दलील की बुनियाद पर, हक़ाइक़ की बुनियाद पर, सुबूत व शवाहिद की बुनियाद पर। अब किस तरीके से इख्तिलाफ़ किया है और कितने मुअद्दब पैराए में किया है उसको आप देखिएगा। विलादत 384 कब्ल मसीह में हुई है और वालिद का नाम था निकोमाक्स। 17 साल की उम्र में अफलातून की जो एकेडमी है, क्योंकि लफ्ज़ एकेडमी ही इस्तेमाल हुआ था, वो तो बाद में फिर साबका और लायका एकेडमी के साथ लगने लग गया, क्योंकि सबसे पहली मरतबा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ही अफलातून ने किया था। ऐसी जगह, ऐसा मकाम जहाँ पर दर्स दिया जाता है, तालीम सीना बसीना मुंतकिल की जाती है, वो जगह कहलाती है एकेडमी। अब 17 साल का था अरस्तु जब उसने अफलातून की एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की थी, दाखिला लिया था और 23 साल की उम्र तक, यानी 6 साल तक के वहाँ पर आपने तालीम हासिल की। कई किताबें अरस्तु ने लिखी है। हाँ, ये और बात है कि ज़माने की बुनियाद पर तमाम किताबें असल सूरत में, असल शक्ल में मौजूद नहीं है। कुछ मौजूद है, कुछ गायब है।
जो मौजूद है उसके कुछ सफ़हात गायब है। लेकिन अरस्तू की 2 किताबें लिटरेचर के मुतालिक है। और आप क्या पढ़ रहे हैं? अदब पढ़ रहे हैं। अदब क्या है? अदब फ़नून लतीफ़ा की एक शाख है। तो लिटरेचर पर मुश्तमिल जो किताब है, एक है रेटोरिक और एक है पोइटिक्स, द रेटोरिक द पोइटिक। रेटोरिक का उर्दू में नाम रखा गया है फ़न खिताबत, और पोइटिक्स का नाम रखा गया है फ़न शायरी, या जिसे आप बोतिका कहते हैं। इन दोनों नामों को आप ज़रूर याद रखिएगा। इस पर सवालात पूछे जाते हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से सवाल पूछा जा रहा है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि पोइटिक्स का उर्दू तर्जमा किसने किया था। तो इस एतबार से ये 2 किताबें अदब के मुतालिक है, इसलिए आपको इन 2 किताबों का मुताला करना है। हाँ, अगर आप अरस्तू को पढ़ना चाहते हैं, उनकी किताबों को पढ़ना चाहते हैं, तो इनके अलावा भी और किताबें अरस्तू ने तहरीर की है, आप उनका मुताला कर सकते हैं। अब चाहे वो फ़न खिताबत यानी रेटोरिक हो, या फ़न शायरी या पोइटिक हो, इन किताबों में अफलातून का नाम लिए बगैर जो एतराज़ात थे अफलातून के, या जो इश्कालात थे, जो शुबहात थे, उनका जवाब आपने देने की कोशिश की है। और यही एक शागिर्दी का तरीका होता है कि अदब का दायरा भी बाकी रहे, और अगर सबूत व शवाहिद के साथ, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ अगर हमारे पास कोई ठोस बात है तो उसको हमारे सामने पेश भी करना चाहिए। इसी बुनियाद पर अरस्तू जो है दबिस्तान तनकीद का या मगरबी तनकीद का पहला नक़ाद करार दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तनकीद निगारी का आगाज़ किया था। और यही किताब है ना, फ़न शायरी जो है वो पहुंची थी अरब में। जब मैंने आपको अरबी शेरियात पढ़ाया था तब आपको बताया था कि अरस्तू की किताब वहाँ पहुंची थी, लेकिन चूँकि इस किताब में ड्रामे पर गुफ्तगू की गई है, और अरब में तो ड्रामा पाया ही नहीं जाता, अरब में उस वक्त कसीदा निगारी पर काफ़ी काम हो रहा था, तो इस एतबार से इसकी किताब का असर अरब में कम होता है। बावजूद इसके वो उसूल, वो ज़ाब्ते जो तनकीद निगारी के हवाले से अरस्तू ने कायम किए थे, वो अरब में अख़ज़ किए जाते हैं। और इससे पहले भरत मुनि ने किताब लिखी थी जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, जिसका तज़किरा मैं संस्कृत शेरियात में आपके सामने कर चुका हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं अरस्तू के हवाले से। अब अरस्तू की जो तकरीरें थी, है ना, आपके जो अक़वाल है, आपकी जो याददाश्तें हैं, वो लेक्चर की सूरत में मौजूद थे। कुछ हिस्से ज़ाय हो गए, कुछ हिस्से बाकी है। जैसे मिसाल के तौर पर बोतिका यानी पोइटिक्स यानी फ़न शायरी। अब इस पर अलमिया पर बात की। अब अलमिया, तरबिया, रज़मिया, ये सब क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं ड्रामे की यूनिट जब आपको पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने इसकी तफसील आपके सामने पेश की थी कि ड्रामे की किस्में क्या है। अलमिया है, तरबिया है, रज़मिया है। तो बोतिका में अलमिया पर गुफ्तगू तो मिलती है, लेकिन तरबिया और रज़मिया पर सरसरी गुफ्तगू मिलती है। हाँ देखो, कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि तरबिया के मुतालिक हम आगे गुफ्तगू करेंगे, रज़मिया के मुतालिक आगे वजाहत की जाएंगी, लेकिन बोतिका में वो गुफ्तगू या वो वजाहत गैर मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं कि अरस्तू ने सिर्फ लिख दिया और आगे लिखना भूल गया, ऐसा नहीं है। अरस्तू ने लिखा ज़रूर है, लेकिन इनकलाबात ज़माना की नज़र व सफ़ात हो चुके हैं, अब वो गैर मौजूद है। इस बुनियाद पर बोतिका में अलमिया के हवाले से गुफ्तगू तो मिलती है, लेकिन तरबिया और रज़मिया के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं मिलती है, सिर्फ सरसरी अंदाज़ वहाँ पर मौजूद है। हाँ, अरस्तू का जो अंदाज़ था वो साइंटिफिक था, तज़ियाती था, एनालिसिस करता था, क्रिटिकल स्टडी करता था, दलाइल के ज़रिए से आरास्ता करने की कोशिश करता था। यही वजह है कि जमील जालबी, उनकी किताब है अरस्तू से एलियट तक, वो इस किताब में तज़किरा करते हैं अरस्तू का जहन मंतकी, मिजाज साइंसी और फ़िक्र मौज़ूई है। तो इस एतबार से उनके अफ़कार और नज़रियात की एक जुमले में तर्जमानी करने की कोशिश की है जमील जालबी ने। अब एक एक करके वो इतराज़ात, वो ख़यालात जो अफलातून के थे और जिनसे इन्हराफ किया है अरस्तू ने, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले अफलातून के ज़माने में, या अफलातून का जो ख्याल था, अफलातून का ख्याल था कि शायरी को इखलाक की तालीम का ज़रिया होना चाहिए, क्योंकि शायरी को समाज एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, और शायरी के असरात इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। तो बेफिजूल गुफ्तगू करने के बजाय या हिजानी कैफियत पैदा करने के बजाय इखलाक की तालीम दी जानी चाहिए, और समाज को बेहतर बनाने में शायरों ने अपना किरदार अदा करना चाहिए। यही सबब है कि अफलातून शायर को मौलिम इखलाक के तौर पर देखना पसंद करता था। लेकिन
अरस्तू ने इससे इनराफ का इजहार किया है, इस ख्याल से बरात का इजहार किया है। अरस्तू ने यह बताने की कोशिश की है कि शायरी में जमालियाती पहलू होता है और फ़नून लतीफ़ा का पूरा मकसद हिज़ हासिल करना, मसरत हासिल करना, तस्कीन हासिल करना, सुकून हासिल करना, तफरीह तबाह का ज़रिया बनना, चाहे वो रक़्स हो, चाहे वो म्यूसिकी हो, चाहे वो मुसव्विरी हो, चाहे वो फिर अदब लतीफ़ हो। इसका मकसद इम्बिसात का हुसूल होना चाहिए। इस बुनियाद पर अरस्तू ने यह आवाज़ बयान की, बुलंद की कि शायरी के ज़रिए से अखलाक की तालीम नहीं बल्कि उसका मकसद इम्बिसात और खुशी का हुसूल होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। ये इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा, इसका आपके निसाब से शायद उतना गहरा रिश्ता भी नहीं है, लेकिन ख़यालात में इख्तिलाफ क्यों पैदा किया जाता, अगर इसको समझना है तो मैंने इससे कबल भी आपको कहा कि पस मंज़र और पेश मंज़र दोनों देखना ज़रूरी है। जब तक कि वो अहद, वो ज़माना, वो खद्दो खाल, वो अहवाल आपको मालूम नहीं होंगे, उस वक्त तक आप यानी इंतहा तक या उस असल इशू तक पहुँचने में नाकाम साबित होंगे। अब आपको अफलातून का ज़माना भी देखना है, अब आपको अरस्तू का ज़माना भी देखना है। दोनों में फ़र्क है। अफलातून का ज़माना सियासी इंतशार का ज़माना था। अफलातून का जो ज़माना था यूनान में अबतरी का ज़माना था, जंगें हो रही थी, कत्ल गारतगिरी हो रही थी, अभी सल्तनत मुस्तहकम नहीं थी या अपने हुदूद को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अफलातून ने एक मिसाली रियासत बनाने की तजवीज़ पेश की थी और जंग व जिदाल में, इंतशार में, मुआशी, समाजी, इमरानी, तहजीबी और सकाफ़ती अबतरी को देखते हुए अफलातून ने यह ख्याल ज़ाहिर किया था कि शायरों को उस रियासत में नहीं होना चाहिए और शायरी का मकसद इखलाक की तालीम होना चाहिए। लेकिन अरस्तू के आने तक यूनान मुत्तहिद हो चुका था, मुस्तहकम हो चुका था, अमन अमान का दौर दौरा था। यही सबब है कि अब शायरी के ज़रिए इखलाक की तालीम नहीं बल्कि शायरी के ज़रिए इम्बिसात का हुसूल, इस ख्याल का इजहार किया है अरस्तू ने। तो ज़माने का फ़र्क ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस बुनियाद पर अरस्तू ने अपने उस्ताद अफलातून की सोच से इनराफ किया है और दलील के साथ उसको आरास्ता करने की कोशिश की है। इसी तरीके से दूसरा पहलू आप देखिए, दूसरा पहलू क्या है, अफलातून ने जो है नज़रिए नक़ल को पेश किया है, इमिटेशन का नज़रिया पेश किया है। जैसे बड़े की मिसाल है, मेज़ की मिसाल है, मुसव्विरी है, संग तराशी है, या मैं जो इस वक्त आपके सामने कलाम कर रहा हूँ, कलाम करने से पहले मैंने स्टडी की है, कुछ बुक्स देखी है, अपने नोट्स को देखा है, अपना एक खाका जहन में बनाया है कि मुझे आपके सामने पेश करना है। तो जो खाका बन चुका है उसे मैं मुंतकिल कर रहा हूँ लफ्ज़ों के ज़रिए से, प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपके सामने। तो ये खाके की नकल है, क्योंकि असल चीज़ क्या है, वो जो जहन में खाका बना हुआ है। तो नज़रिए नकल को पेश किया है अफलातून ने। अरस्तू इसे तस्लीम करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन जिस तरीके से अफलातून ने नकल को या नक्काली को ऐब जाना है, अरस्तू से ऐब नहीं समझता है। अरस्तू कहता है कि ये खूबी है, ये फितरत है, और जो नकल असल से जितने करीब होंगी उतनी उम्दा होंगी, जितनी बेहतर होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई वेलन है, किसी डॉक्यूमेंट्री का, किसी मूवी का, किसी सीरियल का कोई वेलन है। अब अगर वो वेलन उसकी बुराइयों को, उसकी खामियों को, उसकी कमियों को, है ना, उसकी जो गैर अखलाकी हरकतें हैं उसको सही ढंग से पेश करता है, तो यकीनन नाज़िर, देखने वाला उससे नफ़रत करेगा, और जिस कदर नफ़रत करेगा यही उस नकल की खूबी है, क्योंकि नक्काल ने उसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की, पेश करने की कोशिश की है। तो यही चीज़ अफलातून के मुकाबले में अरस्तू ने पेश की है कि ठीक है, नकल जो है वो नकल ऐब नहीं है, नकल खूबी है। अब दोनों का नज़रिया देखिए। अफलातून कहता है कि समाज, सोसाइटी इसको देखकर वो बुराई कबूल करेंगी, जबकि अरस्तू ये कहता है कि अगर नक्काली बेहतर तरीके से की गई तो जो सच्चा जहन है, जो अच्छा जहन है, वो बुराई को देखकर बुराई से बचने की कोशिश करेगा।
तो नकल का नज़रिया अफलातून ने पेश किया, अरस्तू ने उसे एक्सेप्ट भी किया, लेकिन नक्काली को वो ऐब नहीं बताता है बल्कि खूबी बताता है। अभी आगे और भी मिसालों के ज़रिए से मैं आपको इस बात की वजाहत करता हूँ। मिसाल के तौर पर अफलातून ने ड्रामे के ऊपर एक शुबा जाहिर किया था कि वो इंसानी जज्बात को भड़काता है और नाजिर के हाथ से अक्ल का दामन छूट जाता है। ये चीज़ अरस्तू भी कबूल करता है कि बेशक जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमदर्दी, खौफ, गुस्सा, हिजानी कैफियत, मैंने उस दिन आपको मिसाल दी थी एनिमल मूवी की, ये XYZ आप कोई भी मूवी देख लीजिए जिसमें मार धाड़ होती है, तो जब तक इंसान देख रहा होता है उसमें भी मार धाड़ करने की फीलिंग पैदा होती है। लेकिन जब अफलातून ने इस बुनियाद पर ड्रामे पर एतराज़ किया तो अरस्तू ने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो खौफ, हमदर्दी, गुस्सा, ये कैफियत हम में भी पैदा होती है और उस चीज़ को देखने के बाद हमारा दिल हल्का होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से डॉक्टर नश्तर मार कर मरीज़ की मदद करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ड्रामा बुराइयों को देखकर बुराइयों से बचने की तरगीब देता है। और इसको अरस्तू ने एक लफ्ज़ दिया है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है तज़किया करना, ततहीर करना, ततहीर पाकीज़गी, दिल के सफाई, तज़किया करना, तज़किए नफ्स करना। अब देखो उसको और आप एक और मिसाल के ज़रिए से आप उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि फ़लसफ़ा है, ये नज़रिया है, ये लफ्ज़ों के ज़रिए आसानी के साथ समझ में नहीं आ सकता, इसको आपको मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश करना होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, हो सकता है आज का इंसान उस गरीब के बगल में बैठना पसंद ना करे, एक प्लेट में खाना पसंद ना करे। कोई सड़क पर फ़कीर रहता है, उसके साथ उठना बैठना, उसकी मदद का ख्याल भी बहुत मुमकिन है उसके जहन में नहीं आएगा। लेकिन कोई ड्रामा है, कोई रील है, कोई शॉर्ट है, कोई मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, किसी का बयान है, किसी के जुमले है, अगर वो गरीबी के हवाले से वो विजुअल, वो ड्रामा बताया जाता है और उसकी तकलीफ़, उसका दर्द, उसका कर्ब, वो फ़कीर का, वो गरीब का जब बताया जाता है तो एक अच्छा इंसान भी गरीब की मदद करने के लिए आमादा होता है और उसकी गुर्बत को देखकर, उसकी मुफलिसी को देखकर, उसकी परेशानी को देखकर तत्हीर होती है। तज़किया मतलब जब आप कोई चीज़ देखते होंगे तो जाहिर से बात है कि आपकी आंखों से आंसू तो जाते होंगे, आप कभी कभार रोते भी होंगे। और ये वो जो कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर जो मूवीज़ में या डॉक्यूमेंट्री में या रील्स में या शॉर्ट्स में पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें यही तो है कैथारसिस, तत्हीर का नज़रिया, कि जो चीज़ हम असल में देखना पसंद नहीं करते वो हम नकल में देखना पसंद कर लेते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर कैथारसिस के ज़रिए से अरस्तू ने बताने की कोशिश की है। हाँ, अब तीसरा पहलू हम ये देख लेते हैं अफलातून ने क्या कहा था। अफलातून शायरी को इल्हामी मानता है कि वजद की कैफियत तारी होती है और उस वजद की कैफियत में वो चीज़ें जो है शायर बयान करता है। यही सबब है कि वो कभी कभी देवी देवताओं की भी तज़हीक कर बैठता है। लेकिन अरस्तू ने इससे इख्तिलाफ़ किया है। अरस्तू इसको गैबी ताकत या शायरी की क़ुव्वत या विजदान की कैफियत नहीं करार देता, बल्कि अरस्तू कहता है कि ये शायर की शऊरी कोशिश है, इसमें विजदान का कोई अमल दखल नहीं है। शायर अपनी सोच की बुनियाद पर, अपने तख़य्युल की बुनियाद पर, अपनी क़ुव्वत इदराक की बुनियाद पर, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर बेहतर से बेहतर, उम्दा से उम्दा बात कर सकता है। और यही सबब है कि अरस्तू शायरी को इल्हामी नहीं बल्कि इंसानी कोशिश का नतीजा मानता है और उसकी तरबियत और तंजीम का कायल है। तो ये कुछ इख्तिलाफ़ात थे, ये कुछ नज़रियात में तज़ाद था जो दोनों के दरमियान में पाया जाता है। हाँ, अभी इसके हवाले से मैं आपको पहले ही बता चुका, तरबिया यानी कॉमेडी, रज़मिया यानी इपिक जो कभी कभी होता है, जैसे रुस्तम के हाथों से अपने ही बेटे सोहराब का कत्ल हो जाना, ये एपिक है। रोज़ रोज़ कोई बाप उठ के बेटे को तो मारता नहीं है। तरबिया कॉमेडी, अब कॉमेडी के हवाले से भी मैं इससे पहले के सेशन में बात कर चुका हूँ। तो इशारे मिलते हैं लेकिन मुकम्मल तफसील नहीं मिलती, वजह मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वो दरमियान की औराक जो है वो गैर मौजूद है। इस बुनियाद पर तरबिया के हवाले से या रज़मिया के हवाले से बहुत ज़्यादा डीप बातें वहाँ पर हमें बोतिका में देखने को नहीं मिलती। हाँ, अब यहाँ पर कुछ और बातें, जैसे अफलातून के ज़माने में कलाम मौजू को ही शायरी ख्याल किया जाता था। अरस्तू वज़न को शायरी के लिए ज़रूरी नहीं समझता। अब
आपने अगर नज़्म की किस्में पढ़ी होंगी, नज़्म क्या है, आज़ाद नज़्म है, पाबंद नज़्म है, मुअर्रा नज़्म है, नसरी नज़्म है, तो उसमें ये तफसील आपको नज़र आ जाएंगी। यानी कुछ बहर में ना होने के बावजूद भी वज़न में होती है, और कुछ नज़में ऐसी होती जो वज़न में भी नहीं होती। आपने कुछ नज़मों को देखा होगा कि मिसरे छोटे या बड़े हैं, बावजूद इसके उनका रुक्न एक जैसा होता है। जैसे परवीन शाकिर की नज़में आप उठाकर देख लीजिए तो वो भी है, या फिर अख्तरुल ईमान की नज़में उठाकर देख लीजिए, या मंडबे तले वो जो नज़्म है आप वो पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि अरस्तू जो है वज़न को शायरी के लिए ज़रूरी नहीं समझता, और उसका ये ख्याल है कि आसान होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, आमियाना और बाज़ारी नहीं होना चाहिए। आमियाना और बाज़ारी है ना, वो जो बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो शायरी की किताबें मिलती है, वो कौन सी शायरी होती है? वो आमियाना शायरी होती है, वो बाज़ारी शायरी होती है, वो अजीब-ओ-गरीब, वो बचपन में जो बच्चे लोग आस-पास बैठ के 2-2 3-3 मिसरे याद कर लेते, उस तरीके की शायरी नहीं होना चाहिए। उसमें गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। तो ये ख्याल अफलातून ने ज़ाहिर किया है शायरी के हवाले से। हाँ, अब अफलातून अरस्तू का शायरी के हवाले से ख्याल ये भी है कि उसमें झूठ और मुबालगे की आमेज़िश हो सकती है। लेकिन किस एतबार से कहा है उसने? उसने इस एतबार से कहा है कि वो सच्चाई मालूम होने लगे, और वो अल्फाज के इंतखाब पर जोर देता है, आहंग पर जोर देता है, रदीफ़ कवाफ़ी पर जोर देता है, और आम गुफ्तगू पर जोर देता है। हाँ, झूठ और मुबालगे की आमेज़िश इस एतबार से अरस्तू जायज़ करार नहीं देता कि उसमें हिजान पैदा हो या नफसानी ख्वाहिशात को बढ़ावा देने की कोशिश पैदा हो। हाँ, तफरीह तबाह का ज़रिया वो मानता है, मसरत का ज़रिया मानता है, इम्बिसात का हुसूल ये वो चाहता है। तो इस तरीके के नज़रियात है अरस्तू के। बहुत सारा मवाद उसने लिखा है, रिसाले वगैरह है, किताबें हैं, लेकिन ज़ाय हो गए हैं। लेकिन जितना भी मौजूद है वो इसको ज़िंदा व जाविद बनाने के लिए काफ़ी है। तो अरस्तू के हवाले से जो सेशन हमने देखा, उसका निचोड़ कुछ इस तरीके से है कि उसकी जो किताब है बोतिका, उसमें रज़मिया, बज़मिया, अलमिया ये शायरी के हवाले से बात की गई है, लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू जो है गैर मौजूद है। इस किताब में 26 अबवाब है, 330 कब्ल मसीह में इसे लिखा गया है। अब जमालियात को तक़वियत मिलती है, क्योंकि जमालियाती पहलुओं पर गुफ्तगू की गई है। कैथारसिस का नज़रिया, कैथारसिस क्या है? तत्हीर और तज़किये का नज़रिया अरस्तू ने पेश किया है। तो अगर ये पार्ट समझ में आया हो तो सिर्फ आधे मिनट में टॉपिक से रिलेटेड कोई मैसेज हो तो आप मैसेज कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड मैसेज कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने एक और नक्कात को पढ़ना है, नाम है लॉन्जाइनस।